संसद देश की सर्वोच्च वैधानिक निकाय होती है। यह कानूनों को बनाने, सरकार की नीतियों पर चर्चा करने और सरकार की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखने का कार्य करती है। भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है संसद में राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी और राष्ट्रपति साहब होंगे। इन तीनों संस्थाओं से मिलकर संसद पूर्ण होगी। किन्हीं एक की अनुपस्थिति में संसद हमारी पूर्ण नहीं बल्कि अपूर्ण होगी और ऐसी स्थिति में बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा, सिवाय आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश का जो प्रोविजन किया गया है। और अध्यादेश के माध्यम से देश नहीं चलता है। अध्यादेश एक परिस्थितिजन्य या आपातकाल की स्थिति से निपटने का एक टूल मात्र है। तो आज इसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझते हैं कि आखिर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोग अपना प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं। इस सवाल का जवाब लेते हैं, उसके बाद मेन थीम पर आते हैं। लोकतंत्र, लोकतंत्र में क्या होता है? जनता का शासन होता है। जनता का शासन, जब जनता का शासन है तो फिर प्रतिनिधि क्यों है? प्रतिनिधि क्यों है, या फिर जो हमारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फिर ये क्यों चुने जाते हैं? लोग क्यों वहां पर नहीं चाहते? तो उसका जवाब लोकतंत्र के डिवीजन से है कि एक लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है? जनता अपने लिए नियम कानून बैठकर बना लेगी, आम सहमति बनाएगी। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि एक आबादी है इस क्षेत्र की, मान लीजिए इस आबादी ने एक व्यक्ति को चुन लिया कि आप जाइए और हमारे लिए कानून बनाइए। तो ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसे ही प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहा जाता है। और विश्व में लगभग हर जगह पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र ही है, क्योंकि देशों की जनसंख्या में वृद्धि हो गई है और किसी एक स्थान पर बैठकर अपने लिए जनता कानूनों और विधि को बनाने की जो बात है वह असंभव जैसी है। इसलिए इस कुव्यवस्था से बचने के लिए प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की व्यवस्था है। आई थिंक आप समझ गए कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भारत में प्रचलित है, और इसका मतलब यह है कि एक निश्चित क्षेत्र की या कंसिस्टेंसी की जनता अपना एक नेता चुन लेगी या अपना एक प्रतिनिधि चुन लेगी, और वह प्रतिनिधि उस देश की जो उस देश के लिए और वहां उस कंसिस्टेंसी के लिए क्या करेगा? नियमों को, कानूनों को, विधियों को बनाएगा। अब हम समझते हैं भाग 5 को। भाग 5 जिसमें संसद के गठन का प्रावधान किया गया है और इसके समस्त कार्यप्रणालियों का भी जिक्र है। तो संसद आर्टिकल 79 में है और इसकी जो कंपोजिशन है यह 3 लोगों से मिलकर या 3 संस्थानों से मिलकर फुलफिल होती है, जिसमें से शामिल है राज्यसभा। राज्यसभा जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन या बड़ों का सदन कहा जाता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 80 में है। दूसरा है लोकसभा। लोकसभा जिसे निचला सदन कहा जाता है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 81 में है। तीसरे हैं राष्ट्रपति महोदय। इन तीनों संस्थाओं से मिलकर हमारी संसद पूर्ण होती है, किसी एक की अनुपस्थिति में हमारी संसद अपूर्ण होती है। तो अब समझते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा में जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जिन्हें सांसद बोलते हैं, उनकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो इनकी जो अधिकतम सदस्य संख्या है लोकसभा में सदस्यों की, वह अधिकतम हो सकती है 550। और ये जो सदस्य संख्या है यह जब से हमारा संविधान लागू है तब से नहीं है।
बल्कि 31वें संविधान संशोधन द्वारा, क्या 31वें संविधान संशोधन द्वारा यह सदस्य संख्या निर्धारित है। और इसी संविधान संशोधन में यह कह दिया गया है कि 2026 तक यह सदस्य संख्या रहेगी। अभी इसको भी समझेंगे, लेकिन दूसरी बात इसमें समझते हैं कि वर्तमान में जो सदस्य संख्या है लोकसभा की वह कितनी है। तो वर्तमान जो स्थिति है, जितने एमपी चुने जाते हैं उनकी सदस्य संख्या है 543। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सामान्य राज्य भी हैं जिनकी सदस्य संख्या 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनकी जो संख्या है वह है 8। तो हमारे यहाँ संघ शासित प्रदेशों को भी एमपी की व्यवस्था है, वहां से भी एमपी चुनकर आते हैं, और सामान्य राज्यों से भी एमपी महोदय चुनकर आते हैं। तो सामान्य राज्यों के लिए जो सीटों का एलोकेशन किया गया है वह है 524, और जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके लिए जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई है वह है 19। ये है सामान्य राज्य के लिए, और यह है संघ शासित प्रदेशों के लिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा में सीटों की संख्या को बढ़ाया जाएगा या लोकसभा का परिसीमन किया जाएगा। लेकिन 31वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया है कि 2026 तक जो लोकसभा की सीटें हैं उसको नहीं बढ़ाया जाएगा। उसके पीछे का कारण ये था कि कुछ ऐसे राज्य थे जिन राज्यों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, तो जाहिर सी बात थी कि उनका सीटों की जो एलोकेशन है वो बढ़ाना पड़ता। और जो कुछ राज्य थे जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने का कार्य किया, उनको सीटें कम मिल जाती। रिजल्ट ये होता कि लोकसभा में जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है उनका दबदबा हो जाता, और जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य किया उसका बेहतर रिजल्ट आया, उनको तो एक तरीके से सजा मिल जाती। तो इन सब कारणों की वजह से फिक्स कर दिया गया कि 2026 तक हम अभी सीटों की संख्या को नहीं बढ़ाएंगे, 2026 के बाद देखेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो जब यहां तक ये बात क्लियर है, अब हम ये समझते हैं कि जो हमारे लोकसभा के एमपी हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। मीन्स उनको सदस्य बनना है, संसद का पार्ट बनना है, मीन्स एमपी बनना है, तो उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसके आधार पर वो एमपी चुने जाएं। तो समझते हैं कि संविधान में लोकसभा सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली योग्यता जो सदाबहार होती है वह क्या होती है, भारत का नागरिक। ये तो हर जगह योग्यता है भाई, कि आप अगर भारत के नागरिक नहीं हो तो कैसे एमपी बनोगे, कैसे मुख्यमंत्री बनोगे, कैसे प्रधानमंत्री बनोगे, कैसे मंत्री बनोगे। ये तो सदाबहार योग्यता है कि एटलीस्ट आप भारत के नागरिक हो। उसके बाद एक उम्र की भी सीमा है, ये नहीं कि 10 साल के हो आप एमपी बनने चले। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, लोकसभा का एमपी बनना है, तो आपकी मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम का कोई सीमा नहीं है, आप जब तक जिए, जब भी चुनाव हो आप खड़े हो सकते हैं। आपकी उम्र क्या है, उम्र के आधार पर आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन राज्यसभा के संदर्भ में यह व्यवस्था है कि आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, यहाँ भी कोई सीमा नहीं है।
जब तक जियो तब तक चुनाव लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गई योग्यता। तीसरी योग्यता क्या है कि आपको एमपी बनना है तो आपको शपथ लेनी होगी। और शपथ क्या होगी? संविधान के संरक्षण की या संविधान के बताए गए मार्गों के आधार पर काम करने की, देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए कार्य करना होगा। और संविधान का प्रावधान कहां पर किया गया है? तीसरी अनुसूची में। और अन्य योग्यताएं क्या हो सकती है? तो इसके बारे में अगला प्रोविजन कर दिया गया है कि संसद के द्वारा बनाई गई अन्य विधियां, मीन्स अपने ही चुनाव के लिए संसद विधि बना रही है। और संसद का मतलब क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों लोग मिलकर कुछ और भी कर सकते हैं कि आपको एमपी बनना है तो आपके पास वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमारे पार्लियामेंट ने कई प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन बनाई कि डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि अगर आप उनमें इंगेज हैं, आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो प्रोहिबिटेड है, जो प्रतिबंधित है, तब आप एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकते, ना एमपी बन सकते हो। और बाई मिस्टेक आप बन भी गए, आपने कुछ तथ्यों को छिपा लिया, तो आपका चुनाव भी अवैध घोषित हो जाएगा। तो जो संसद के द्वारा अन्य अयोग्यताएं या निर्हरताएं डिस्क्वालिफिकेशन बताई गई हैं, उसमें से ये है कि आप दिवालिया ना, मतलब आपने बैंक से लोन लिया और बैंक को आपने चूना लगा दिया, पैसा आपने गबन कर लिया, पैसा आपने नहीं दिया, और आपकी संपत्ति को बेचा बैंक ने, नीलाम किया, तब भी जितना आपने लोन लिया था उसकी रिकवरी बैंक नहीं कर पाई, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? दिवालिया। अगर आप दिवालिया घोषित हैं तो आप संसद नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप जाएंगे सदन में तो सदन को भी चूना लगाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन का वित्तीय प्रबंधन नहीं कर पाया, वो देश का वित्तीय प्रबंधन कैसे करेगा? तो संसद ने विधि बनाया है कि अगर आप दिवालिया घोषित हो गए हैं, और दिवालिया घोषित कौन करेगा? बैंक करेगी। अगर बैंक ने आपको दिवालिया घोषित कर दिया तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव में एमपी नहीं बन सकते, और मान लीजिए बाई फॉल्ट बन गए तो आपका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा जो अयोग्यता दी गई है वह यह है कि आप विकृत चित्त के न हो, मतलब आप पागल ना हो, अनसाउंड माइंड ना हो, मतलब आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि क्या करना है। आपका कार्य है देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने का, और आप प्लान कर रहे हैं देश को कैसे खंडित करके एक नया देश बनाएं। तो आप क्या है? विकृत चित्त के हैं। या आपको को जाना है दिल्ली, आपने दिल्ली का टिकट कराया लेकिन ट्रेन आई बिहार की, आप बिहार वाली ट्रेन पर चढ़ लिए, मतलब आपको पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। आप बोल रहे हैं राम, निकल रहा है मरा। तो क्या है कि आपका जो माइंड है ना, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर आपका माइंड ठीक से नहीं काम कर रहा है तो आप सदन में किस प्रकार से अपने क्षेत्र के लिए या देश के लिए कार्य करेंगे? जाहिर सी बात है कि आपके कार्य के द्वारा देश का नुकसान ही होगा। तो इसलिए डियर, आप एमपी ना बनिए। लेकिन ये विकृत चित्त घोषित कौन करेगा? संसद? नो, न्यायालय। और न्यायालय में भी वह न्यायालय जिस कॉन्सिस्टेंसी, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, आपको इस
टाइप का घोषित करेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को, हाई कोर्ट को लगता है कि ये अनसाउंड माइंड है, तो न्यायालय को यह कार्य दिया गया है कि किसी को चित्त विकृत घोषित करे, किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं। वरना जो भी व्यक्ति सत्ता में होता वो क्या करता, अपने अपोजिशन को चित्त विकृत घोषित करके एक सर्टिफिकेट बना देता। तो यह कार्य किसको दिया गया है? न्यायालय को। फिर अगला जो क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन है, वह यह है कि आप लाभ के पद पर ना हो। सबसे विवादित डिस्क्वालिफिकेशन कि लाभ का पद क्या है, और इसके बाबत कई बार न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तभी मामला जाकर क्लियर होता है। क्योंकि होता क्या है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सबको तो मंत्री बना नहीं सकती, और सबकी ख्वाहिश यही होती है कुछ को छोड़ दिया जाए कि हमें कोई पद सरकार में मिलना चाहिए। और प्रोविजन कर दिया गया है कि अधिकतम आप 15% लोगों को मंत्री बना सकते हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का मामला हो या सेंट्रल लेजिस्लेचर का मामला हो, जिसमें से जो लेजिस्लेचर के सदस्य हैं वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स बनते हैं। मीन्स जो विधायिका के सदस्य हैं वही कार्यपालिका के सदस्य हैं, मतलब वही मंत्री बन सकते हैं। तो मंत्री बनने की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 15% है। तो सर पार्टियां क्या करती हैं, सभी सांसदों या अपने सदस्यों को साधने के लिए उनको विशेष प्रकार के पद दे देती हैं, खास करके कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव का इतना ज्यादा पद राजनीतिक पार्टियों के द्वारा दिया गया है कि अधिकतम मामले जो आते हैं, 2-4-10 मामले आएंगे तो उसमें से 50% तो कैबिनेट सचिव बनाने का ही आ जाता है। क्योंकि क्या करती हैं पार्टियां, अपने मेंबरों को खुश करने के लिए उन्हें पद दे देती हैं। अब आपने क्या किया कि एक समय पर 2 पद ले लिया, आप एमपी भी हैं और आप सचिव भी बना दिए गए, या किसी निगम के आपको अध्यक्ष बना दिया गया, सेक्रेटरी बना दिया गया। तो भाई आप अगर 2 काम कर रहे हो तो आपका एक काम तो बाधित होगा और आपको 2 जगह लाभ मिलेगा। आप सांसद हैं, उसकी भी सैलरी ले रहे हैं, अलाउंस ले रहे हैं, और आपको सचिव बनाया गया तो उसमें भी आपको बेनिफिट हुआ। तो आप एक ही काम करिए, एक काम आपका प्रभावित होगा। इसलिए जो लाभ का पद है, अगर आप उसको धारण करते हो तो आपको फिर संसद सदस्यता से डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा। और कई चर्चित केस हैं, जैसे झारखंड का मामला, वहां के विधायकों को कैबिनेट सचिव बना दिया गया था। इसी तरीके से दिल्ली विधानसभा का मामला आया, जिसमें से लगभग 20 जो विधायक थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके पास सचिव का भी पद था। तो ये जो लाभ का पद है, अगर आप इसको धारण करते हो तो आपके पास मेंबर बने रहने की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो आप आके चिपक जाती है, और आपको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और न्यायालय डिस्क्वालीफाई कर ही देता है। जया बच्चन का भी मामला आया था, वो राज्यसभा सांसद भी थी और उत्तर प्रदेश फिल्म निगम की सचिव भी बना दी गई थी। क्या हुआ था? न्यायालय तक मामला गया था और न्यायालय ने कहा कि मैडम आप 2 पद एक साथ धारण नहीं कर सकती। तीसरी जो इसमें व्यवस्था है डिस्क्वालिफिकेशन की, वह यह है कि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए, या आपकी निष्ठा मीन्स एमपी की निष्ठा किसी दूसरे देश के प्रति हो। सिंपल सी बात है, कोई जटिल मुद्दा नहीं है कि भाई आप नागरिक थे भारत के, और इम्पोर्टेंट था कि आपके पास अगर भारत के नागरिक हो तभी आप चुनाव लड़ सकते हो, तभी एमपी बन सकते हो। लेकिन आपने क्या किया? आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली,
तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और आपकी जो निष्ठा है वह भारतीय संविधान के प्रति नहीं है, भारतीय देश के प्रति नहीं है, देश के विकास के प्रति नहीं है, बल्कि आपकी निष्ठा किसी अन्य देश के प्रति है। तो डियर, आपकी निष्ठा अगर भारत के प्रति नहीं है तो आप भारत की संसद का पार्ट मत बनिए। और अगर आप बनते हो, फैक्टों के साथ खिलवाड़ करते हो, तो जैसे ही फैक्ट पब्लिक होंगे वैसे ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद और भी कई ऐसे डिस्क्वालीफाई के ग्राउंड हैं जिनके आधार पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसमें से जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, जन प्रतिनिधित्व पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, इस अधिनियम में भी कई प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोविजन किया गया है। जैसे आपका चुनावी आचरण जो है वह भ्रष्ट है। भ्रष्ट चुनावी आचरण आप करते हैं। भ्रष्ट चुनावी आचरण में क्या हो सकता है? आप पैसे से वोट खरीदते हैं। आप विभिन्न प्रकार के जो मादक पदार्थ हैं इनको लोगों को देते हैं। मादकता की स्थिति में आप चुनाव जीतते हैं। या आप जाति, धर्म, मजहब के आधार पर वोट मांगते हैं। तो क्या है? ये आपका भ्रष्ट आचरण है, बेहतर या सकारात्मक आचरण नहीं है। अगर आप ऐसा करते पाए जाएंगे तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कि एमपी बनने के लिए। और क्या ग्राउंड दिया गया है? और ग्राउंड दिया गया है आप चुनावी ब्यौरा नहीं दे पाते। आपको एक निश्चित राशि खर्च करनी है कि आप अपने चुनाव में इतना पैसा खर्च कर सकते हो, और आपने कितना पैसा खर्च किया इसका ब्यौरा आप निर्वाचन आयोग को नहीं दे पा रहे हो, तब भी आपको क्या किया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसी तरीके से आपको दो या दो दो वर्ष या इससे अधिक की सजा मिली है तो क्या होगा? आप फिर उस बार चुनाव नहीं लड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत रखा गया है तब आपके ऊपर यह डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं होगी। इसी तरीके से आप अगर सरकारी नौकरी में हो तो क्या होगा? आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो क्योंकि ये आप डिस्क्वालीफाई हो इसके लिए। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मानते तो क्या होगा? आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, फिर जो अथॉरिटी होगी वो डिस्क्वालीफाई करेगी। और अन्य प्रकार के डिस्क्वालिफिकेशन ये है, जैसे आप दहेज प्रथा का प्रयोग करते हैं, दहेज मांगते हैं, दो समुदायों में लड़ाई कराते हैं, आपके ऊपर महिलाओं के शोषण का आरोप है, तो ऐसी अन्य डिस्क्वालिफिकेशन भी हैं जिनके आधार पर आपको क्या कर दिया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड ये है दल बदल कानून। इसके तहत भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये कब आया था कानून? 1985 में राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे और 52वें संविधान संशोधन के दौरान दल बदल का कानून लाया गया। दल बदल के विरोध में इसलिए लाया गया क्योंकि इससे राजनीतिक अस्थिरता हो जाती थी। लोग अगर सरकार से खुश नहीं होते थे जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन चुने हुए प्रतिनिधियों और नॉमिनेटेड प्रतिनिधियों पर लागू होता है, आम जनता पर नहीं लागू होता है। होता यह था कि लोगों को मंत्री न बनाया जाए,
सदस्यों को मंत्री ना बनाया जाए, या उनके मुताबिक उनको मंत्री पद ना मिले, या सरकार में उनकी पर्याप्त भागीदारी ना मिले, तो क्या करते थे वो, जिस सरकार को समर्थन दिए थे अनायास ही उस समर्थन अपना वापस ले लेते थे, सरकार गिर जाती थी। और जब सरकार ही अस्थिर होगी, देश में लगातार चुनाव होते रहेंगे, लगातार सदस्य सरकार का गठन करते रहेंगे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या फिर मंत्री, कैबिनेट मंत्री की शपथ लेते रहेंगे, तो देश का विकास कब होगा। तो इसी दुर्व्यवस्था के समापन के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, और इसमें कहा गया कि ग्राउंड बना दिया गया कि अगर आप किसी पार्टी से चुनकर आते हो, किसी पार्टी से चुनकर आते हो, तो आपको उस पार्टी के मैंडेट के आधार पर काम करना पड़ेगा। मान लीजिए ये टी नाम का व्यक्ति पी नाम की पार्टी से चुनकर आता है, तो पी पार्टी जो भी कार्य कहेगी, सदन में मतदान करना है कि नहीं करना है, सदन में उपस्थित होना है कि नहीं उपस्थित होना है, सदन में क्या बोलना है, सरकार के विरोध में बोलना है कि नहीं बोलना है, किसी विधेयक के पक्ष में वोट देना है कि विपक्ष में वोट देना है, इस टी को वही करना पड़ेगा जो पी के द्वारा, मीन्स उस पार्टी के द्वारा कहा गया। अगर पी के मैंडेट को टी नहीं मानता, मतलब पार्टी के मैंडेट को ये जो टी नाम का व्यक्ति है जो चुनकर आया है उस पार्टी के टिकट पर, उसकी बात को नहीं मानता है, तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ग्राउंड क्या होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ। दूसरा इसमें प्रावधान किया गया कि आप चुनकर आए पी पार्टी से, तो अब आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, कि अब आपका मन नहीं लग रहा है इस पार्टी में, चलिए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। एक व्यक्ति थे, एक प्रतिनिधि थे, जिन्होंने एक दिन में 6 पार्टियां बदल ली थी। आया राम गया राम की संकल्पना इस तब से लोगों के बीच प्रचलित हो गई है। तो आप जिस पार्टी से चुनाव जीत कर आए हो, उस पार्टी के साथ आप बेवफाई नहीं कर सकते हो, उसी पार्टी में आपको रहना पड़ेगा। इसी के साथ डिस्क्वालिफिकेशन जो इसमें दी गई है एंटी डिफेक्शन लॉ में, वो यह है कि मान लीजिए कोई निर्दलीय एमपी है, वह निर्दलीय चुनकर आता है और वह पार्टी ज्वाइन कर लेता है, पार्टी ज्वाइन कर लेता है, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, भाजपा ज्वाइन कर लेता है, कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, तृणमूल, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लिया। चुने गए आप किस आधार पर, निर्दलीय, किसी पार्टी के टिकट पर आपने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आप चुनाव जीतने के बाद क्या किए, किसी पार्टी की आप सदस्यता ले लिए। रिजल्ट क्या होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आप चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे लोकसभा के सदस्य हो, चाहे राज्यसभा के सदस्य हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लीजिए आपको किसी पार्टी ने नॉमिनेटेड किया और आपने 6 माह बाद अपनी पार्टी से बेवफाई कर ली, 6 माह बाद, 6 माह बाद, तो आप क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आपको बेवफाई करना है तो 6 माह के अंदर कर लीजिए। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का नामांकन होता है, नॉमिनेटेड किए जाते हैं, और लोकसभा में अब यह व्यवस्था नहीं है, लोकसभा में यह व्यवस्था अब नहीं है, क्योंकि 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड किए जाते थे, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोकसभा में तो राष्ट्रपति उनको नॉमिनेटेड कर देते थे। अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब और कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है जिनको समझते हैं। ये समझते हैं कि एक समय में एक व्यक्ति चाहे लोकसभा का सदस्य रह ले, चाहे राज्यसभा का सदस्य रह ले, या एक व्यक्ति एक समय में विधायक बन जाए या फिर सांसद बन जाए, या फिर क्या हो सकता है कि आप 2 सीटों से चुन लिए जाते हैं, तो आपको एक सीट पर ही अपना जो दावा है वो रखना पड़ेगा। आप 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन दोनों सीटों के आप एमपी या विधायक नहीं हो सकते हैं, तो आपको ये सब भी क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि आप या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हो, या लोकसभा के हो सकते हो,
दोनों का एक साथ नहीं हो सकते हो। आप विधायक बने रहना चाहते हो तो आप विधायक बन जाइए, या आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो लोकसभा का बने रहिए, या फिर राज्यसभा का बने रहना है तो राज्यसभा का बने रहिए। या आपने दो जगह से चुनाव में भाग लिया और दोनों जगह से आप चुनाव जीत गए, यहां से भी जीत गए और यहां से भी जीत गए, तो आपको निश्चित समय के भीतर यह बताना होगा कि आप इस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि बने रहना चाहते हो या इस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि बने रहना चाहते हो, नहीं तो आपकी सीटें रिक्त कर दी जाएगी। और एक डिस्क्वालिफिकेशन है कि आप 60 दिन तक बिना बताए आप अनुपस्थित रहते हो, गुम रहते हो। आप जिस भी सदन के मेंबर हैं, आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उनसे आपको बता के ही अनुपस्थित होना है। अन्यथा अगर लगातार आपने 60 दिन तक एब्सेंटी लगी आपकी सदन में, तो आपकी जो सीट है वो रिक्त हो जाएगी। और किस आधार पर सीट रिक्त हो सकती है कि आप त्याग पत्र दे दें। और त्याग पत्र, मान लीजिए आप लोकसभा के सदस्य हैं, आपका मन अब एमपी बने रहने में नहीं है, तो आप त्याग पत्र किसको देंगे? लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर साहब। स्पीकर साहब अनुपस्थित हैं, डिप्टी स्पीकर को दे दीजिए। आप राज्यसभा के मेंबर हैं, आपको त्याग पत्र देना है तो सभापति को दे दीजिए। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? प्रदेश सभापति, उपराष्ट्रपति होते हैं। उपसभापति नहीं है, सॉरी सभापति नहीं है, तो आप उपसभापति को दे दीजिए। और भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है, जैसे कि आपको सरकारी कामों में दिलचस्पी नहीं है, आप किसी संस्था के मालिक हो या कंपनी के मालिक हो जिसमें आपकी जो कैपिटल या पूंजी लगी है वह 25% से अधिक है, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सरकारी जो काम है, ठेका है, इन सब में आपको इंटरेस्ट नहीं हो तो क्या होगा? आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये कई ग्राउंड्स थे जिन ग्राउंड्स के आधार पर सांसदों की क्वालिफिकेशन होती है, डिस्क्वालिफिकेशन होती है, इन सब का हमने अध्ययन किया। उम्मीद है कि आज की यह क्लास आपको समझ में आई होगी। तो इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम जो रिमेनिंग्स प्रोविजंस हैं उनको इंक्लूड करेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।